नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 जनवरी शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ के जजों की सुनवाई के रोस्टर में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था 17 जनवरी से लागू होगी। नए रोस्टर के अनुसार 1 खंडपीठ और 10 खंडपीठ का गठन किया गया है। जस्टिस संदीप मेहता व जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ डीबी स्पेशल अपील, सिविल रिट, स्पेशल अपील्स, फैमिली कोर्ट से जुड़े मामले, अवमानना याचिका, जनहित याचिका, टैक्स के मामले, बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्रिमिनल रिट आदि मामलों की सुनवाई करेगी। शुक्रवार को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। आसमान में पतंगों के साथ ही दिन भर दान पुण्य का दौर भी चलेगा। मकर संक्रांति पर सूर्य देव उत्तरायण में जाएंगे। उत्तरायण का महत्व हिंदू धर्म में विशेष है और इस दिन लोग गंगा स्नान करते हैं। इस दिन सूर्य देव की खास पूजा की जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दिन मौसम साफ रहेगा। वैज्ञानिक हरगिलास ने बताया कि दिन भर औसतन 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी, जो उत्तर और दक्षिण से चलेगी। देश भर के सोलर पैनल इंस्टॉल करने वाली कंपनियों को अब भारत में बने सोलर पैनल और अन्य उपकरण ही काम में लेने होंगे। वे उपकरण भी केवल उन्हीं कंपनियों से लेने होंगे जो अप्रूवल लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर्स में शामिल होंगी। इस फैसले से राज्य की सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियों और इंस्टॉल करने वाली यूनिट्स में खासी हलचल मच गई है। राजस्थान सोलर एनर्जी में टॉप पर है। ऐसे में इस आदेश का सबसे बड़ा असर राज्य पर पड़ने वाला है। मौजूदा समय में राज्य में 1000 सिस्टम इंटीग्रेटर कंपनियां हैं। देश में 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा 8 जनवरी को हुई। इन 5 राज्यों में से 2 राज्य पंजाब और यूपी की सरहद राजस्थान के 3 जिलों से जुड़ी हुई हैं। पंजाब से सटा है श्रीगंगानगर और यूपी से भरतपुर और धौलपुर। चुनाव घोषणा के बाद इन जिलों में कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या डराती भी है और चौंकाती भी है। श्रीगंगानगर में 8 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक कोविड पॉजिटिव मामलों में 258% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भरतपुर में सबसे ज्यादा 276% और धौलपुर में 123% कोरोना केस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीकर क्षेत्र के मौसम में गुरुवार को बड़ा बदलाव आया। बादलों का दबाव कम होते ही धूप में तेजी के साथ अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी रही। कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा भी छाया। 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से देर शाम तक पूर्वी हवा का दबाव रहा। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर गुरुवार को अधिकतम 18 और न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रहा। केंद्र पर बुधवार को अधिकतम 14 व न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री रहा। कोटा में बिजली कंपनी केईडीएल के सीओओ शांतनु भट्टाचार्य ने शहरवासियों से अपील की है कि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने के दौरान विद्युत लाइनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं करें क्योंकि इस मांझे में विद्युत सुचालक मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में चाइनीज मांझे के विद्युत लाइन के तारों के संपर्क में आने से करंट प्रवाहित होने की आशंका रहती है। पतंग उड़ाने के दौरान विद्युत खतरे से सावधान रहें और सुरक्षित रहें। यदि कोई पतंग विद्युत लाइन में फंस जाए तो उसे हटाने का प्रयास नहीं करें। मेडिकल काउंसिल कमेटी ने नीट की काउंसिल का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रथम राउंड का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 19 से 24 जनवरी तक चलेगा। 24 जनवरी को चॉइस लॉकिंग, 27-28 जनवरी को सीट अलॉटमेंट प्रोसेस और चयनित स्टूडेंट को 29 जनवरी को सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि ये पूरी प्रोसेस एमसीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन होगी। स्टूडेंट्स को 30 जनवरी से 4 फरवरी के बीच आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। कोटा शहर की गुमानपुरा थाना पुलिस ने मृत व्यक्ति के खाते से लाखों रुपए निकालने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने व्यक्ति की मौत के बाद उसकी चेकबुक से 5 बार में 15,90,000 की रकम निकाली थी। पुलिस ने इस मामले में मकान मालिक के बेटे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 4th श्रेणी कर्मचारी समेत 3 को गिरफ्तार किया है। संडे लॉकडाउन के दौरान अब दूध, फल, सब्जी और किराना की दुकानें खुली रहेंगी। गृह विभाग ने गुरुवार सुबह संशोधित गाइडलाइन जारी की है। संडे कर्फ्यू में डेयरी, फल, सब्जी और किराना की दुकानों सहित खान पान सामग्री की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। गृह विभाग ने 9 जनवरी को जारी गाइडलाइन में दूध, फल, सब्जी और किराना की दुकानों को छूट नहीं दी थी। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सख्त लॉकडाउन के समय भी डेयरी, फल, सब्जी और किराना की दुकानें खुली रहती थी। राजस्थान के बड़े शहरों के विकास में अब जनता की भी भागीदारी होगी। पार्षद के साथ जनता डेवलपमेंट प्लानिंग का खाका तैयार करेगी। सरकार ने प्रदेश के नगरीय निकायों में वार्ड समिति गठन के अनिवार्यता की पालना कराने की तैयारी कर ली है। इसके तहत फिलहाल 3 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निकायों में 1 या अधिक वार्डों पर 1 वार्ड समिति का गठन होगा। इनमें प्रदेश के 925 वार्ड शामिल होंगे, जहां करीब 90 लाख जनसंख्या है।
हाल ही में कांग्रेस के 13 में से 10 जिलाध्यक्षों को 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति बीसुका में जिला उपाध्यक्ष बनाकर राजनीतिक नियुक्ति देने के बाद अब कांग्रेस के हरावल ब्रिगेड को भी बीसुका में खपाने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस के अग्रिम संगठन एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सेवा दल के जिलाध्यक्षों को 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति में मेंबर बनाकर राजनीतिक नियुक्तियां देने की तैयारी है। इसे लेकर कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर मंथन भी चल रहा है। दौसा शहर में अंदर आने की जगह रोडवेज बस में सवारियों को बाईपास पर उतारना राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को भारी पड़ गया है। एक दंपति के अलग अलग परिवाद पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने रोडवेज प्रबंध निदेशक व हिंडौन आगार पर कुल 8-8 हजार रुपये का जुर्माना किया। साथ ही रोडवेज प्रबंधन को कहा कि विभाग चाहे तो परिवादियों को देय राशि दोषी अधिकारी या कर्मचारी से वसूल कर सकता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान यानी आरबीएससी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 राज्य में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण प्रभावित हुई है। राजस्थान बोर्ड ने अगले आदेश तक कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है। अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है। आरबीएससी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 की तारीखों की घोषणा हाल ही में की गई थी। स्थगित की गई प्रैक्टिकल परीक्षाएं 17 जनवरी से शुरू होने वाली थी। प्रदेश में बीते दिनों ओलावृष्टि और बारिश दोनों का असर रहा। ओलावृष्टि से कुछ जगह फसलों का नुकसान हुआ है, लेकिन बरसों बाद हुई अच्छी मावठ ने किसान के साथ सरकार को भी निहाल कर दिया है। कृषि विभाग के विशेषज्ञों से लेकर किसान संगठनों तक का यही कहना है कि मौसम चक्र में हुए इस बदलाव से किसानों को नुकसान कम और फायदा ज्यादा हुआ है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक राम गोपाल शर्मा का कहना है कि ओलावृष्टि की वजह से प्रदेश में 70,000 हेक्टेयर में फसलों को नुकसान हुआ है। ये तो आप जानते हैं कि चाइनीज मांझू से पतंग उड़ाना जुर्म है, लेकिन क्या आपको पता है कि पतंग उड़ाने के लिए भी लाइसेंस लेना जरूरी है? इतना ही नहीं, लापरवाही से पतंग उड़ाने पर भी आपको 2 साल की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कानून में पतंग को एयरक्राफ्ट यानी विमान माना गया है। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के अनुसार पतंग को एयरक्राफ्ट की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।